हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो एसएसटी एनसीईआरटी हिस्ट्री की अभी जो है सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है। सो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर 6 to 8 की एनसीईआरटी पूछी जाती है तो आप इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। और आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं किसी टीचिंग एग्जाम की या किसी अदर एग्जाम की जहाँ पर ये एसएसटी इंक्लूड है तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप बेसिक से पढ़ ही रहे हैं तो बिल्कुल सीरीज़ में पढ़िए एक-एक चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है। सो एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या-क्या हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, उसके बाद हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे जो एफर्ट्स आपके लिए किए जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ भी आप अगर आपको कुछ भी लग रहा है, कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कुछ भी हेल्प चाहिए, आप सीटेट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हो। ठीक है। एंड यहाँ पर जो है अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके। सो यहाँ पर हम देखो चैप्टर नंबर 1 का हमारा नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। तो इसमें हमने जनरली क्या देखा था, सबसे पहले तो हमने यही समझा था कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए आज से पहले मतलब अब जो कल का दिन है ना वो भी एक तरीके से आपका पास्ट हो गया, आपका एक तरीके से हिस्ट्री में काउंट हो जाएगा, है ना। तो आज से पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सभी हमारी हिस्ट्री में आ जाएंगी। क्या ये हिस्ट्री होगी? नहीं। हिस्ट्री का मतलब है वो जो देखिए आज से पहले जो सब कुछ हुआ उसको हम पास्ट कहेंगे, लेकिन हिस्ट्री किसको कहा जाएगा? जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जब इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं कल का दिन कहूँ तो कल का दिन हिस्ट्री में काउंट नहीं होगा, कल का दिन पास्ट में काउंट होगा, वो हमारे लिए अतीत हो गया ना कि इतिहास हो गया। तो इतिहास और अतीत में अंतर होता है, ये चीज़। ठीक है। पहली और दूसरी बात, हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनका मतलब समझा था। जैसे पुरातत्वविद क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है, पांडुलिपि क्या होती है, स्रोत किसे कहते हैं, कुछ कुछ ईयर्स देखे थे हमने, जैसे कि कृषि का विकास कब हुआ था। देखिए अगर आपने चैप्टर में 1 पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए कि कृषि का विकास कितने साल पहले हुआ। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है। इससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक। अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव से मतलब यहाँ पर क्या है? आरंभिक मानव मतलब शुरुआती मानव, जो शुरुआत में जो मानव था, जिसको हम एक तरीके से आदि मानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि मानव भी कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो आदि मानव है उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आग की खोज कैसे हुई। ठीक है। आग की खोज और आपका पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं तुषार की रेल यात्रा। तो ये जो बॉय आपको दिख रहा है इसका नाम है तुषार। ठीक है। ये बड़े भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है। तो यहाँ पर जो जनरली लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रही हूँ। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। ठीक है। विंडो वाली जो होती है ट्रेन में, है, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न था। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि जो पेड़ पौधे थे वो उसके पीछे छूटते चले जाते। ऑब्वियसली आप ट्रेन में आगे जाओगे तो जो पेड़ पौधे हैं वो तो पीछे रहते ही जाएंगे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। उसके जो चाचा थे जो उसके साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे उन्होंने उससे कहा कि हमने जो है जो लोग हैं हम लोग, ठीक है, हमने 150 साल पहले ही ट्रेन से ट्रैवलिंग करना स्टार्ट किया है। उससे पहले ट्रेन नहीं थी और बस तो जो है इसके काफ़ी दशक बाद आई थी। ट्रेन के काफ़ी दशक बाद बस आई थी। ठीक है। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी तो क्या वे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो हम देखने वाले हैं कि क्या पहले होता था, क्या पहले नहीं होता था। ऑब्वियसली इतिहास की बुक हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें इतिहास के बारे में ही रहने वाली हैं। ठीक है। तो समझते हैं हम यहाँ पर आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक मानव जैसा कि आप सभी को पता होगा आदि मानव, यानी कि आपने देखा होगा आदि मानव कभी किसी एक जगह पर नहीं रहते थे, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। ठीक है। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। तो ये क्या करते थे? 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। तो हम इनको क्या नाम देते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह। आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब होता है आपका शिकार करना। ठीक है। तो ये शिकार करते थे खाद्य संग्रह के, यानी कि जो खाद्य होता था उसको इकट्ठा करते थे। संग्रह इस नाम से जो है हम इन आदि मानव को जानते थे। ठीक है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम जो है इनको इस नाम से बुलाते थे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे। ठीक है। अब इनको आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो क्या करते थे? खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, या फिर जो जंगल में जो चीज़ें होती थी, ठीक है, जो चिड़ियाँ पकड़ते थे, मछलियाँ पकड़ करके खाते थे पका करके, फल मूल जो दाने होते थे, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, अंडे, ये सभी जो चीज़ें होती थी, जो पक्षियों के अंडे वगैरह, इन सभी चीज़ों को ही वो खाते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों का अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ जो क्या हैं, पेड़ पौधे हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के क्या हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत थे। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह सब कर पाना मुश्किल नहीं था, यानी कि ये चीज़ भी उनके लिए आसान नहीं थी कि ऐसे ही कोई भी पेड़ लेकर के आप खा लीजिए, किसी पेड़ की पत्तियाँ, है ना, किसी को भी, क्योंकि एक मानव से जो है जो जानवर होते हैं वो ज़्यादा जो है खतरनाक होते हैं। ठीक है।
ये इसमें बस यही लिखा हुआ है, ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं और हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, ठीक है? तो जानवरों का शिकार करना उनके लिए इतना आसान नहीं होता था। चिड़िया, मछलियाँ पकड़ने के लिए भी बहुत सतर्क रहना पड़ता था, जागरूक तेज़ होना पड़ता था, ठीक है? अब पेड़-पौधे भी देखिए उस टाइम पर बहुत सारे पेड़-पौधे थे, तो कोई पेड़-पौधा जहरीला भी हो सकता है ना? तो ये भी जानना ज़रूरी होता था कि कौन से पेड़-पौधे ऐसे हैं जिनको हम खा सकते हैं। साथ ही फलों के पकने की भी जानकारी होनी चाहिए कि कब कब जो है फल पक गया है कि नहीं पका है, कि कच्चा तोड़ के तो नहीं खा रहे हैं ना? तो ये जो लोग थे वो इधर-उधर क्यों घूमा करते थे, उसके कुछ रीज़न्स दे रखे हैं, कुछ कारण दे रखे हैं कि उसका क्या कारण था। तो ये आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो क्या 4 कारण हैं वो हम देखते हैं। पहला कारण क्या है कि ये अब मुझे एक बात बताओ, आप एक ही जगह किस बहुत दिनों से रह रहे हो, है ना? तो ये क्या करते थे, बहुत दिनों से जो है एक ही जगह पर रहते थे किसी जंगल पे, तो वहाँ के आस-पास के जो पौधे वगैरह होते थे, फल वगैरह, तो उनको ये जो है खा लेते थे, ठीक है? जानवर वगैरह भी सब कुछ खा कर के खत्म कर देते थे, ठीक है? अब इनको भाई भूख तो डेली लगती है, ठीक है? तो अब इनको भूख लगती थी, तो अब ये क्या करें, किसको खाएँ, है ना? तो इसलिए वो क्या करते थे, भोजन की तलाश में, यानी कि भोजन को ढूँढने के लिए ये जो है दूसरी जगहों पर जाया करते थे, इसीलिए ये जो है दूसरी जगह पर घूमा करते थे। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। यानी कि दूसरा कारण इनका ये हो सकता है कि जो जानवर थे, वो भी एक जगह नहीं रह सकते ना, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो ये जानवरों का शिकार करने वाले लोग जो है, जैसे-जैसे जानवर जाते थे एक से जगह दूसरी जगह, तो वैसे ही ये भी जाया करते थे, ठीक है? तो दूसरा कारण हम ये समझ सकते हैं। तीसरा कारण क्या है? यह है कि पेड़-पौधों और पेड़-पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग इलाकों में घूमते थे। तो हर एक मौसम होता है किसी भी पेड़ के उगने का, ठीक है? उस वक़्त कौन से टाइम कौन से पेड़ पर फल आ रहा है, फूल आ रहा है ना? तो उसके अकॉर्डिंग भी ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, ठीक? और चौथा कारण इसका क्या हो सकता है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है और कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने किस लिए जाते होंगे? अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण यानी ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि पहले ना तो कोई ट्रेन होती थी, ना कोई बस होती थी, ना साइकिल होती थी, कुछ भी नहीं था। अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो ये लोग जो है पैदल ही जाया करते थे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये कुछ क्वेश्चन्स हैं, ये मुझे क्वेश्चन्स बड़े अच्छे लगते हैं। तुम स्कूल कैसे जाते हो? आजकल तो लोग ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से तो नहीं जाएँगे, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही हो गया। बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, ठीक है? और खुद का अगर बाइक है तो बाइक से जा रहे हैं, ठीक है? तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना टाइम लगता है? तो अगर किसी का स्कूल पास में है तो हम लोग पैदल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब दूर होता है तो ऑब्वियसली आज के डेट में कोई जो है पैदल नहीं जाता है, वैन वगैरह से ही जाते हैं, ठीक है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? यानी कि ये जो आदि मानव हैं, इनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? हमने कैसे पता लगा लिया कि ये लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, है ना? तो पुरातत्वविद क्या होते हैं? फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ कर के आइए, तभी आप जो है यहाँ पर चीज़ों को समझ पाएँगे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली हैं, जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे। यानी कि जो पुरातत्वविद थे, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, जिनका यूज़ जो है आदि मानव लोग किया करते थे, ठीक है? यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औज़ार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औज़ार आज भी बचे हुए हैं। तो ये कुछ औज़ार हैं जो आदिमानव लोगों ने बनाए हुए होंगे, है ना? तो वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे का ये जो है, ये क्या है? तो यहाँ पर देखिए लिखा है, ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औज़ार हैं ये वाले, ठीक है? इन्हें कई हज़ार साल बाद बनाया गया था, किसको? ये वाले पत्थर को, ठीक है? में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाले पत्थर, तो इन्हें जो है इसके बाद भी बनाया गया था, ठीक है? किसके बाद? कई हज़ार साल बाद बनाया गया था इनको, ठीक है? और इनके कई साल बाद इनको बनाया गया, ठीक है? वाले को। उसके बाद इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। तो जो में है ये कम से कम 10,000 साल पहले बने थे, ठीक है? और ये गुटका प्राकृतिक पत्थर है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा प्राकृतिक पत्थर है, इसको हम गुटका भी कहते हैं, ठीक है? यहाँ पत्थरों के औज़ारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिसमें इस तरह के औज़ार काम आते हों। 1 मिनट में इसका थोड़ा-सा पेन का साइज़ कम कर लेती हूँ, ठीक है? बताओ कि इनमें से कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं? का सच उत्तर दो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको इस पर थिंक करना है, सोचना है, ठीक है? इनमें से कुछ औज़ारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो ये जो पत्थर हैं, ये जो औज़ार हैं, इनमें से अलग-अलग पत्थरों को अलग-अलग काम के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है? कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और वाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है? तो कुछ से क्या होता था, हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औज़ारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का जो यूज़ था वो किसके लिए करते थे? ईंधन के साथ-साथ झोंपड़ी बनाने में भी लकड़ी का यूज़ करते थे और औज़ार बनाने में भी किया जाता था, ठीक है? पत्थर के औज़ारों का उपयोग बाएँ इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएँ जो आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है? जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। तो ये क्या करते थे, आप लोगों को पता होगा कि जानवरों की जो खाल होती थी, उसी से कपड़े बना लिया करते थे आदिमानव लोग, ठीक है? उसी को पहना करते थे, ठीक है?
तो ये आपका यहाँ पर दोनों चीज़ें दे रखी हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। तो ये मानचित्र 2 ये आपको एक मैप दे रखा है, तो हम यहाँ पर जगह स्थान को समझेंगे, ठीक है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो पुरास्थल क्या होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। देखिए पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों, कुछ टुकड़े मिले हों, ठीक है, उसको हम पुरास्थल कहते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं, जहाँ पर हमें कुछ औजार मिले हों, कुछ बर्तन मिले हों, कुछ इमारतों जैसी वस्तुओं के टुकड़े मिले हों। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो क्या कर गए थे, उन चीज़ों को वहीं छोड़ गए थे। ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी पुरास्थल क्या होता है हमने छोटी सी यहाँ पर जानकारी ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाल त्रिकोण वाले जो स्थान हैं वे पुरास्थल हैं जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ये भीमबेटका है, दूसरा हमारा ये हुस्की है, तीसरा हमारा ये कुरनूल गुफाएं हैं। तो 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें क्या मिले हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक यहाँ पर रहते थे, ये यहाँ पर रहते थे, ठीक है। इसके हमें जो है कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ हम कह सकते हैं कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ क्लू मिला है जिसके तौर पर हम कह सकते हैं कि वे लोग पहले यहाँ पर इन जगहों पर रहते थे। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही हैं चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो इसके अलावा भी जो वो लोग जो है बहुत जगहों पर रहते थे, लेकिन यहाँ पर जो है हमें कुछ ही जगहों को दिखाया गया है जिससे हम समझ पाएँ कि हाँ यहाँ पर वो रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर देखिए ये जो रेड से दे रखा है वो हमारे पुरापाषाणिक स्थल है, और जो ब्लू कलर से दे रखा है, ठीक है, वो हमारे क्या है नवपाषाणिक पुरास्थल है, और जो ग्रीन कलर से दे रखी है वो महापाषाणिक पुरास्थल है, और जो इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, इस शेप में जो आपको दे रखा है पर्पल कलर में वो आपका आरंभिक गाँव है, और जो स्टार के रूप में आपको दे रखे हैं इस तरीके से येलो कलर में वो आपके आधुनिक शहर हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुंबई आपका क्या है आधुनिक शहर है, कोलकाता आधुनिक शहर है, ठीक है। अब जैसे आरंभिक गाँव की बात करती हूँ मैं यहाँ पर, तो आरंभिक गाँव आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है इनाम गाँव, ठीक है। उससे पहले देखिए महापाषाणिक पुरास्थल कहाँ पर है आपका, तो ये ब्रह्मगिरी हो गया आपका, और आदि चंदनलूर हो गया ये आपके, ठीक है। आपके नवपाषाणिक पुरास्थल देखिए मेहरगढ़ है, बुरझौम है, ठीक है, चिरांद है, दौलोजी होर्डिंग है, ठीक है, हलतूर है। तो ये सभी आपके नवपाषाणिक हैं, ठीक है। सो ये सारे हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं और क्या आगे इसमें दिया रहा है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है। तो पत्थर से जो उपकरण बनाए जाते थे, जो चीज़ें बनाई जाती थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, इसलिए ये लोग पत्थर को देखा करते थे कि अच्छे पत्थर इनको मिल जाएँ। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते हैं, उद्योग स्थल कहते हैं। तो ये देखो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही समझाया था। अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल करके आपको लिखना है। उद्योग स्थल क्या होते हैं, उद्योग स्थल वो होते हैं जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उनको हम उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, हम कैसे इन जगहों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए थे। तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हैं जिनके बेस पर हम कहते हैं कि ये जो है क्या है, उद्योग स्थल हैं, ठीक है। जिन्हें क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से हो सकता है नहीं बने होंगे इसलिए वो वहाँ पर छोड़ गए होंगे। अगर अच्छे बन जाते तो वो उनको अपने साथ ही ले जाते हैं ना। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे जो टुकड़े होते हैं वो भी यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। तो आवासीय और उद्योग स्थल किसे कहते हैं, ये जो जगह है, ये जो उद्योग स्थल हैं, यहाँ पर अगर लोग ज़्यादा टाइम तक रहते थे तो हम इनको आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर भीमबेटका के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आधुनिक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सो आवासीय पुरास्थल क्या होते हैं, हेडिंग डाल लेना। उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदरा जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो गुफाओं में लोग क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ पर ना बारिश जाती थी, ना धूप जाती थी, ठीक है, ना हवा ज़्यादा चलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी, ठीक है। तो क्यों चुनी होगी, उसके क्या रीजन्स हो सकते हैं। तो अभी 1-2 रीजन्स तो हम खुद से ही देखिए, बारिश की वजह से उन्होंने ये जगह चुनी होगी, है ना, ये भी उन्होंने खुद ही बता दिया, ये गुफाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम नीचे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है, देखिए पुरास्थल क्या होते हैं हम समझ चुके हैं। पाषाण औजारों का निर्माण, तो जो पाषाण औजार हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है, तो यहाँ पर 2 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता था, ठीक है। एक कोई अच्छा पत्थर ले लिया और जिसका औजार बनाना है उस पत्थर को ले लिया, ठीक है, इस तरीके से लेते थे। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। तो ये इस तरीके से उनको घिसते रहते थे, इस तरीके से उनको चोट देते रहते थे आपस में, जिससे अच्छा
अच्छा उनको कोई एक उपकरण ना मिल जाए, ठीक है। दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है, तो ये हेडिंग डाल करके लिख लेना इंपॉर्टेंट है। दूसरे तरीके को क्या कहते हैं, दबाव शल्क तकनीक कहते हैं। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो एक पत्थर को रख करके, ठीक है, उसकी क्रोड को एक सतह पर लगा करके फिर उसमें जो है एक किसी हड्डी या पत्थर पर रखकर उस पर जो है एक हथौड़ी होती है ना, आज के अगर हम अभी की प्रेजेंट की बात करते हैं तो बहुत अच्छी-अच्छी हथौड़ी हैं, तो उस पर जो है वार किया जाता था, उस पर चोट किए जाते थे, शल्क निकाले जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई 2 तकनीकों में से एक यहाँ पर दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तकनीक इन्होंने यहाँ पर दे दी है, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहे हैं, एक पत्थर इनके हाथ में है, दूसरा पत्थर ये इनके हाथ में है, ठीक है। तो ये इसको बनाना चाह रहे हैं और इसकी मदद से बना रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा है, ये पहले वाला है, पत्थर से पत्थर को टकरा रहे हैं, ठीक है। तो ये उपकरण बनाने की पहली टेक्निक है, ठीक है। बाकी आप लोग बताओ, मेरे हिसाब से तो ये पहली टेक्निक है, ओके। आग की खोज, अब आग की खोज कैसे हुई थी वो हम पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, तो अभी देखी थी हमने कुरनूल गुफा, ठीक है। तो अभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ये कि कुरनूल गुफा में हमें क्या मिले थे, राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि जो आरंभिक लोग हैं वो आग जलाना सीख गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर अवशेष मिले हैं, जब राख मिली है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आग भी जलाई गई होगी, ठीक है। तो जो आरंभिक लोग थे, जो आदिमानव लोग थे, इसका मतलब वो आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे हम मान सकते हैं प्रकाश लाइट के लिए, ठीक है। उस टाइम पर अंधेरा होता तो हमारे जैसे सुविधाएं थोड़ी नहीं थी कि लाइट एलईडी बल्ब चला लेते हैं, या वो लैंप वगैरह भी, ये भी काफ़ी अभी आई हैं, ठीक है। ज़्यादा समय की बात नहीं है ये भी लैंप वगैरह। तो उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। मांस पकाने के लिए किया जाता था, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, जिससे वो आग के डर से भाग जाएं। तो ये ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। हम आज आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। तो जनरली आपने ये सुना होगा कि आग का आविष्कार कैसे हुआ था, तो हम ये मानते हैं कि पत्थर से पत्थर टकराने से जो है आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, और यहाँ पर जो भी था वो मैंने आपको एनसीईआरटी में था वो बता दिया है। आज हम आग का यूज़ क्यों करते हैं, तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि क्यों करते हैं। बहुत सारे इसके चीज़ें हैं, ठीक है। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले जो मैदान थे वो बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। लोग इस मछलियों को पकड़कर भी खाते थे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। तो हम ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम और तिथियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, और मुझे लगता है कि एक चैप्टर के बाद फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। यस, तो थोड़ा सा रह गया है, इसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं बहुत, उनको समझ लेते हैं। जो अभी हमने पढ़ा था पुरापाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल, वो क्या होता है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, ठीक है। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल कहते हैं। ये 2 शब्दों, पुरा यानी पुरा का मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरा का मतलब प्राचीन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को दर्शाता है, इसलिए इसको पुरापाषाण काल कहा गया है। तो पत्थर के औजार हमें किस में मिले थे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पुरापाषाण काल में मिले थे। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये आप यहाँ पर याद रखना, ये इसकी रेंज है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान जो है इसको माना जाता है। इस काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसको, पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर, ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल यानी कि ये जो काल है हमारा, इसी काल के दौरान घटित हुई थी। किस काल के दौरान, पुरापाषाण काल के दौरान। इतिहास की जो भी चीज़ें हैं वो 99% चीज़ें इसी काल में घटित हो गई थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं, ठीक है, मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो ये आपका रहा, ये इतना यहाँ से पैराग्राफ था जो फर्स्ट वाला, वो आपका क्या था, पुरापाषाण काल के बारे में था। अब हम समझेंगे मध्य पाषाण युग के बारे में। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले थे, हमने कहा, मैंने भी आपको जो है वहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने बदलती जलवायु के बारे में, तो उसे हम मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। तो ये इसके 2 नाम हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको राइट कर लेना। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसका टाइम पीरियड भी नोट कर लेना। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। तो जो हंसिया होते हैं वो आज भी इवन मेरे घर पे अभी भी है ये हंसिया, ठीक है। इसके थ्रू जो मेथी की सब्जी होती है ना वो काटती हैं, ठीक है, और जो पालक वगैरह होता है उसको हम इसके थ्रू काट लेते हैं, या जो कैरी होती है, जो आम होते हैं कच्चे, उसको भी हम हंसिया के थ्रू काट सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे जो औजार थे वो आपको जो है मध्य पाषाण काल में मिले थे। साथ-साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। तो जो औजार हमारे पुरापाषाण काल में बनाए गए थे वो आपके ये जो मध्य पाषाण काल है यहाँ पर भी बनाए जाते थे, ठीक है? अब यहाँ पर हम नीचे नवपाषाण काल के बारे में भी देखेंगे। पृष्ठ 13 पर बने चित्र देखो। इस दौरान बनाए गए औजारों में तुम्हें कोई बदलाव दिखाई देता है? तो पृष्ठ 13 पर क्या है? पृष्ठ 13 पर आई थिंक वो वाले पत्थर ही होंगे। हाँ, ये वाले पत्थर हैं आई थिंक। 1 सेकंड। ये वाले पत्थर की बात की जा रही है जो अभी हमने देखे थे, ठीक है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग कहा जाता है इसको। अगले अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। तो ये नवपाषाण युग के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? सो इसकी शुरुआत कब से होती है वो आप देख सकते हो, लगभग 10,000 साल पहले होती है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें अनेक ऐसे नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे, ठीक है? तो नवपाषाण के बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद ही जो है पैदा करना सीख लिया होगा, ठीक है? शैल चित्रकला क्या होती है वो हम देखते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक शैल चित्र है, ठीक है? ये एक शैल चित्र है। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले थे, ठीक है? उन जो दीवारें थीं गुफाओं की, उन पर चित्र थे। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये मुझे कोई जानवर ही लग रहा है, ठीक है? तो ये किसी जानवर, वहाँ पर जो शैल चित्रकला है उसको क्या कहते हैं? जो पत्थर पर जो जानवर वगैरह के जो चित्र, पहले की जो लोग गुफाओं में रहते थे, उनके गुफाओं पर जो चित्र वगैरह बना दिए जाते थे, उनको हम क्या कहते हैं? शैल चित्रकला कहते हैं। कौन क्या करता था? तो हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार और फल मूल का संग्रह किया करते थे। आरंभिक लोग से मतलब आपका आदि मानव लोग है, ठीक है? वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थीं या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थीं और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे, ठीक है? तो ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है कि महिलाएं चित्र बनाती थी या पुरुष बनाते थे, या ये जो फल फूल वगैरह इकट्ठा करने का जो काम था उसको महिलाएं करती थी या फिर आदमी करते थे। तो इसका ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष, ठीक है? तो अभी ये इस चीज़ का हम केवल एक पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ काम महिलाएं करती हों, या हो सकता है कि सारे काम पुरुष ही करते हों, या दोनों मिलकर करती हों, है ना? इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। तो अलग अलग फील्ड में, जैसे कि आज हमारे यहाँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग परंपराएं हैं, उस तरीके से पहले भी रही होंगी, ठीक है? भारत में शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग के बारे में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। शुतुरमुर्ग जो है किसमें थे? पुरापाषाण युग में थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से तो शुतुरमुर्गों के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडों के जो अवशेष हैं हमें किसमें मिले हैं? पुरापाषाण काल में मिले हैं। इनमें से कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। तो उनके जो अंडों के जो छिलके थे ना, उन पर कुछ चित्र भी मिले हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो इनसे जो है क्या बनाया जाता था? मनके भी बनाए जाते थे। इन मनकों का उपयोग किसके लिए किया गया होगा? आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं? अच्छा, ये एक वर्ड था यहाँ पर मनके। तो मनके का मतलब क्या होता है? देखिए, मनके का मतलब होता है आपका मोती, ठीक है? जैसे कोई चीज़ है, तो आजकल जो मोती होते हैं ना, माला वगैरह मोती होते हैं, जिनके बीच में कोई छेद होता है, होल होता है, उसको हम मोती मनके भी कहते हैं, ठीक है? सो उसकी ये चीज़ आपको ढूंढनी है, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है? इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आप गूगल पर सर्च करोगे, देखोगे, पढ़ोगे, है ना? और अगर आप कमेंट करोगे तो अगर कोई कमेंट पढ़ रहा है तो उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है? हुंसकी का सूक्ष्म निरीक्षण। तो हुंसकी क्या है? एक जगह का नाम है। मानचित्र पर हुंसकी डूडी अभी हमने देखा था। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ठीक है? तो ज़्यादातर जो औजार थे वो किससे बनाए जाते थे? चूना पत्थर से बनाए जाते थे। क्या तुम दूसरी प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो? अन्यथ अब एक यहाँ पर गुफा के बारे में बताया गया है, उसको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यानी कि जो हमारा मानचित्र है उसमें हमको फ्रांस देखना है, ठीक है? यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हो, मैं एक बार चित्र दिखा देती हूँ आपको। तो ये फ्रांस की क्या है? फ्रांस में एक गुफा है, उसका चित्र है ये, ठीक है? इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। तो ये जितने भी जानवर थे, इन सभी के जो चित्र हैं वो इनको ये जो
गुफा है, इसमें मिले थे, ठीक है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। तो ये जो ये कलर्स कहाँ से लाए होंगे, है ना, जो चमकीले रंग हैं उनसे चित्रित किया है इन्होंने। तो वो जो है कैसे बनाते थे, लौह अयस्क और चारकोल जैसे जो खनिज पदार्थ थे उनसे बनाया जाता था। संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया होगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है, इसलिए इनको बनाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये कुछ चित्र बना हुआ है। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये किसी जानवर का ही चित्र है, ठीक है। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? तो आपके अकॉर्डिंग इन चित्रों को बनाने का क्या रीज़न रहता होगा, ठीक है, उस टाइम पर? क्योंकि हम लोग डायरेक्टली तो पता नहीं कर सकते, ठीक है, हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं कि क्यों क्या रहा होगा, ठीक है। तो उपयोगी शब्द देखिए, आखेटक खाद्य संग्रह क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। पुरा स्थल क्या होते हैं ये भी मैंने बताया था। उद्योग स्थल क्या होते हैं ये भी बताया था। आवासीय स्थल क्या होते हैं ये भी बताया था। उद्योग स्थल में अगर हम ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो वही हमारा आवासीय स्थल हो जाता है, ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और लघुपाषाण काल, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन सभी के नोट्स आपके पास होने चाहिए, ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने समझी थी, कैसे आपका आविष्कार हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी मध्यपाषाण जो युग है उसकी इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, 12,000 से 10,000 साल पहले। और नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था, 10,000 साल पहले, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।